हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए बीएड फर्स्ट पेपर का यूनिट नंबर 2 का एक कंप्लीट वीडियो लेके आया हूँ। तो हम लोग देखते हैं इस वीडियो में हमारे क्वेश्चन क्या हैं। तो इसकी पीडीएफ मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दूंगा, जहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और जो कुछ घंटे पहले आपको एक वीडियो प्राप्त हुई होगी जिसमें हम लोगों ने यूनिट फर्स्ट को कवर किया था, उसकी पीडीएफ मैंने टेलीग्राम चैनल पर डाल दी है। आप में से जो भी इच्छुक हो उस पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए वो टेलीग्राम को ज्वाइन करके डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप इंस्टा पे हमको फॉलो करना चाहते हैं तो हमारा अध्ययनवादी के नाम से है। और ट्विटर कैंपेन में अगर हमको हिस्सा बनाना चाहते हैं किसी भी वैकेंसी या किसी भी चीज़ के लिए, तो आप ट्विटर पे भी हमको फॉलो कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। और एक इम्पोर्टेंट सूचना आपके लिए कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। बीएड के चारों पेपर के यूनिट वाइज मैं आपको एक एक करके वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा। आज आपने देखा होगा कि आपको पहले पेपर के पहली और ये दूसरी यूनिट के वीडियो मिल रहे हैं, और मुझे उम्मीद है कि कल आपको तीसरी, चौथी और पाँचवीं तीनों यूनिट, तीसरी, चौथी, पाँचवीं तीनों यूनिट के कल एक वीडियो आपको मॉर्निंग में, एक दोपहर में और एक आपको इवनिंग में वीडियो मिल जाएगा। तो आपका फर्स्ट पेपर पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। और इन वीडियो को देखकर आप फर्स्ट पेपर के लिए एग्ज़ाम में बेफिक्र और निश्चिंत होकर जा सकते हैं। आपका एग्ज़ाम अच्छा होगा, ठीक है। तो अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन दबा देते हैं तो जब भी हमारा नया वीडियो आएगा तो आपको नोटिफिकेशन के थ्रू आपको पता चल जाएगा कि मेरा नया वीडियो आ गया है। और आप लोगों के पास समय भी कम बचा है आपके एग्ज़ाम के लिए, तो आप उसको भी जल्दी से देख के अपनी तैयारी अच्छी कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ मुझे मोटिवेट करने के लिए लाइक करें, और कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर वीडियो को किसी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो ये मेरे लिए और भी अच्छी बात होगी कि आप मुझे अप्रिशिएट कर रहे हैं दूसरों के साथ शेयर करके, ठीक है। तो यूनिट 2 में आपके कौन कौन से टॉपिक हैं वो हम देखेंगे। आपका फर्स्ट पेपर का जो नाम है वो है आपका भारत में शिक्षा प्रणाली, विकास और उसकी समस्याएं। उसका ये यूनिट 2 है आपका, ठीक है। तो आपके इसमें मेनली 4-5-6 टॉपिक जो भी हैं, 8 या 9 टॉपिक हैं, तो वो हम लोग देखेंगे। पहला है आपका भारत में ब्रिटिश प्रणाली का प्रारंभ। दूसरा टॉपिक है आपका मैकाले का विवरण पत्र और बेंटिक का प्रस्ताव 1835। तीसरा है आपका एडम रिपोर्ट और उसकी सिफारिशें। चौथा आपका वुड का घोषणा पत्र। पाँचवा आपका भारतीय शिक्षा आयोग हंटर कमीशन 1882 है। छठा आपका लॉर्ड कर्जन शिक्षा नीति 1904 है। और सातवां आपका कोलकाता विश्वविद्यालय आयोग, जिसे सैडलर कमीशन के नाम से जाना जाता है, 1917 से 1919। और नेक्स्ट है आपका वर्धा शिक्षा आयोग 1937 बेसिक शिक्षा। और सबसे लास्ट में आपका सर्जेंट योजना 1944। ये टॉपिक आपके मेनली हैं। और इस वीडियो में इन सभी टॉपिक से कम हम लोग 110 प्लस क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। तो आप थोड़ा पेशेंस बना के वीडियो को स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक ज़रूर देखें। और जैसा कि मैंने आपको बता दिया है कि इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे डाल दी जाएगी इस वीडियो के बाद में। तो आप वहाँ पे जाके टेलीग्राम से इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। और एग्ज़ाम के पहले आप चाहें तो उसको एक बार रिवाइज करके जा सकते हैं एग्ज़ाम में, या आप इसी वीडियो को 2x पे लगा के भी देख सकते हैं। मैंने वहाँ पर प्लेलिस्ट एक बना दी है बीएड सेकेंड ईयर के नाम से, तो आपको उस प्लेलिस्ट में सारे वीडियो मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है ब्रिटिश शिक्षा प्रणाली का द्वितीय काल निम्न में से कौन सा है। तो आपका कौन सा काल है? ये है आपका 1812 से 1854 तक का, ये हमारा द्वितीय काल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं हमारा ब्रिटिश शिक्षा प्रणाली के बारे में क्या सत्य है। पश्चिमी विज्ञान और साहित्य में अच्छी प्रगति। शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी था। अंग्रेज़ों का मुख्य उद्देश्य व्यापार और लाभ कमाना था। तो ब्रिटिश शिक्षा प्रणाली के बारे में ये तीनों ही कथन सत्य हैं, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। चार्टर एक्ट में निम्नलिखित में से किस माध्यम के निर्देशों का सुझाव दिया गया है। तो सुझाव दिया गया है वो हमारा अंग्रेजी माध्यम का, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में जल्दी देखेंगे। अगर आप इसका डिटेल वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं कि मुझे इसका डिटेल वीडियो चाहिए, जिस किसी भी सब्जेक्ट का चाहिए, तो मैं उसके लिए डिटेल वीडियो आपके लिए लेके आऊँगा, ठीक है। आपको बस कमेंट करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अंग्रेज़ों के आने से पहले भारत में शिक्षा की स्थिति क्या थी। तो आपको हाईलाइटेड आंसर दिख रहा होगा।
सीखना मुख्य रूप से पुराने ग्रंथों पर आधारित था, जिसमें वैज्ञानिक अनुसंधान और सोच को लगभग कोई महत्व नहीं दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी धारा चार्टर अधिनियम में शामिल है? ऑप्शन नंबर 1 है पश्चिमी विज्ञान को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर 2 है राज्य विज्ञान को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। उच्च धार्मिक निर्देशों को वित्तीय सहायता दी जानी चाहिए। तो आपके ये सभी विकल्प सही हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अंग्रेजों ने उच्च और मध्यम वर्ग के एक छोटे वर्ग को शिक्षित करने की योजना क्यों बनाई? इसलिए बनाई क्योंकि भारत में शासन करने के लिए, ताकि भारत में शासन किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। चार्टर अधिनियम पारित किया गया था कौन से सन में? आपका 1813 में पारित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका, एक सेकंड, नेक्स्ट है हमारा अंग्रेज भारत में किस मुख्य उद्देश्य से आए थे? तो अंग्रेज भारत में व्यापार के उद्देश्य से आए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 1813 का चार्टर एक्ट में जोड़े गए लेख हैं, कौन कौन से लेख हैं? चलिए हम लोग देखते हैं। किसी भी यूरोपीय देश के मशीनरियों को ईसाई धर्म का प्रचार करने और वहाँ शिक्षा का विस्तार करने के लिए भारत आने की पूरी आज़ादी होगी। दूसरा है हमारा, अब ईस्ट इंडिया कंपनी की जिम्मेदारी होगी कि वह अपने शासन के तहत क्षेत्रों में शिक्षा का आयोजन करे। तीसरा है, प्रत्येक वर्ष कम से कम 1 लाख की राशि अलग रखी जाएगी और साहित्य के पुनरुद्धार और सुधार और भारत के विद्वान मूल निवासियों को प्रोत्साहन के लिए लागू की जाएगी। तो आपके तीनों ही विकल्प हमारे राइट आंसर हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ईसाई मशीनरियों की शैक्षिक गतिविधियाँ क्या थीं? तो स्थानीय लोगों को चिंतित किया। दूसरा है, मुसलमानों को विरोध करने के लिए मजबूर किया। और तीसरा है, हिंदुओं को प्रसन्न किया। तो ये तीनों ही ईसाई मशीनरियों की शैक्षिक गतिविधियाँ थीं। तीनों ही विकल्प हमारे राइट विकल्प होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। गोखले विधेयक कब स्थापित किया गया था? तो ये किया गया था 1910 को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किसके द्वारा रखी गई? तो ये रखी गई थी आपकी मैकाले के कार्यरत 1835 अधिनियम के तहत। नेक्स्ट पे चलते हैं। 1813 का चार्टर अधिनियम में एक प्रावधान है जिसके लिए कंपनी को प्रतिवर्ष 1 लाख खर्च करने की आवश्यकता है। तो ऑप्शन नंबर 1 है सुरक्षित भारतीयों को प्रोत्साहित करना। ऑप्शन नंबर 2 है भारत में आधुनिक विज्ञान में ज्ञान को बढ़ावा देना। और ऑप्शन नंबर 3 है 1 और 2 दोनों। तो हमारे ये दोनों ही राइट विकल्प होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारत में आधुनिक शिक्षा के प्रसार में प्रमुख अभिकर्ता किसे माना जाता है? तो वो माना जाता है अंग्रेज को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? चार्टर एक्ट 1813 निम्नलिखित में से कौन सा निर्णय लिया गया था? ऑप्शन नंबर 1, शिक्षा कंपनी की जिम्मेदारी होगी, राइट है। ईसाई धर्म को बढ़ावा देना शिक्षकों का उद्देश्य होगा, राइट है। पश्चिमी विज्ञान पढ़ाने के लिए अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम होगा। तो तीनों ही राइट विकल्प आपके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ब्रिटिश शिक्षा प्रणाली किस पर आधारित थी? तो ये थी हमारी राजनीति पर आधारित। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने 1781 में कोलकाता मदरसा स्थापित किया था? तो वो किया था वारेन हेस्टिंग ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। यह किसने कहा था कि शिक्षा का उद्देश्य व्यक्तियों के एक वर्ग का विकास करना था, भारतीय रक्त या रंग में, लेकिन स्वाद, राय, नैतिकता और बुद्धि में अंग्रेजी? तो ये कहा था हमारे लॉर्ड मैकाले ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। लॉर्ड वेलेजली ने कंपनी के सिविल सेवकों को स्थानीय भाषाओं और भारत के रीति रिवाजों में प्रशिक्षण देने के लिए भारत में किस कॉलेज की स्थापना की थी? तो ये किया था विलियम कॉलेज में, जो कि आपका कलकत्ता में है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ब्रिटिश अधिनियम साहित्य के पुनरुद्धार और प्रचार के लिए और भारत के तत्कालीन विद्वान मूल निवासियों के प्रोत्साहन के लिए ब्रिटिश क्षेत्रों के निवासियों के बीच
विज्ञान के ज्ञान के परिचय और प्रचार के लिए वार्षिक खर्च प्रदान करता था। तो वो चार्टर था हमारा चार्टर अधिनियम 1813 का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। उपमहाद्वीप में वर्तमान शिक्षा प्रणाली का संस्थापक किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है मैकाले को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। लॉर्ड मैकाले ने भारत में पश्चिमी शिक्षा प्रणाली को लागू करने की सिफारिश क्यों की? क्योंकि उनका मानना था कि भारतीय शिक्षा प्रणाली पश्चिम से बेहतर थी और भारतीयों को अंग्रेजी से श्रेष्ठ बनाएगी। आपका पहला नंबर विकल्प एकदम राइट विकल्प है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। किस नीति में निस्पंदन सिद्धांत को खारिज कर दिया गया? तो वुड स्पैच में आपका निस्पंदन सिद्धांत को खारिज कर दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अशासकीय विद्यालय किसके द्वारा स्थापित किए गए थे? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। ये स्थापित किए गए थे ईसाई मिशनरी के द्वारा, पश्चिमी ईसाई मिशनरी के द्वारा। ब्रिटिश शिक्षा के मुख्य उद्देश्य क्या थे? तो आपका ऑप्शन नंबर 1 राइट है, अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। विश्वविद्यालय आयोग किसके द्वारा नियुक्त किया गया था? तो ये किया गया था आपका लॉर्ड कर्जन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ब्रिटिश शिक्षा के उद्देश्य इस प्रकार थे। ऑप्शन नंबर 1 द्विभाषियों की तैयारी, भारतीय साहित्य का अनुवाद। तो आपके दोनों ही विकल्प हमारे राइट विकल्प होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। थॉमस रैले के तहत विश्वविद्यालय आयोग की नियुक्ति किस वर्ष की गई थी? तो ये विश्वविद्यालय आयोग की नियुक्ति 1902 में की गई थी। नेक्स्ट देखते हैं। हर्टाज समिति के अनुसार प्राथमिक शिक्षा की मुख्य प्रमुख समस्याएं क्या थी? तो जो समस्याएं थी वो थी अपव्यय और ठहराव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। आधुनिक शिक्षा प्रणाली के क्या दोष थे? तो ऑप्शन नंबर 1 महिलाओं और गरीबों के शिक्षा पर कोई ध्यान नहीं दिया गया था। दूसरा है प्राथमिक शिक्षा की अनदेखी की गई थी। और तीसरा है वैज्ञानिक और तकनीकी शिक्षा की उपेक्षा की गई थी। तो आपके चारों ही विकल्प यहाँ पे राइट विकल्प होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। हंटर आयोग के उद्देश्य क्या थे? तो ऑप्शन नंबर 1 है 1854 के डिस्पैच के सिद्धांतों को किस तरह से प्रभाव दिया गया इसकी जांच। यहाँ पे 1854 है। ठीक है, भारत में प्राथमिक शिक्षा की स्थिति का आकलन करने और इसके सुधार के उपायों का सुझाव देने के लिए। तीसरा है आपका शिक्षा के क्षेत्र में मिशनरियों के कार्य का मूल्यांकन करने के लिए। तो आपके चारों ही विकल्प हंटर आयोग के उद्देश्य से संबंधित है। तो ये चारों ही विकल्प आपके राइट विकल्प होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। आधुनिक शिक्षा के निम्नलिखित में से कौन सी योजना जाकिर हुसैन समिति से संबंधित है? तो आपकी बुनियादी शिक्षा की योजना जाकिर हुसैन समिति से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। सैडलर आयोग किसके द्वारा नियुक्त किया गया था? तो ये किया गया था आपका लॉर्ड जेम्स फोर्ड के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। भारत में शिक्षा की पश्चिमी प्रणाली की शुरुआत का सबसे बड़ा प्रभाव क्या था? तो सबसे बड़ा प्रभाव था आपका शिक्षित भारतीयों को उस समय के महान विचारकों को की शिक्षाओं और राष्ट्रीय स्वतंत्रता और मनुष्यों की समानता की अवधारणाओं से अवगत कराया गया था। ये आपका भारत में शिक्षा की पश्चिमी प्रणाली का शुरुआत हुई थी उसका सबसे बड़ा प्रभाव पड़ा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सैडलर आयोग की नियुक्ति कब हुई थी? तो सैडलर आयोग की नियुक्ति आपकी 1917 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारत में आधुनिक शिक्षा के वर्गीकरण में प्रथम चरण किसके बीच में है? तो आपका प्रथम चरण 1758 से 1812 के बीच में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। किस समिति ने चकबंदी की नींव की सिफारिश की थी? चकबंदी की नींव की सिफारिश की थी। ठीक है, नींव की सिफारिश की थी तो वो की थी आपकी हर्टाज समिति ने। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कोलकाता मदरसा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो कोलकाता मदरसे की स्थापना आपकी 1781 में की गई थी। नेक्स्ट देखते हैं। पाश्चात्य विवाद के क्या कारण थे? ऑप्शन नंबर 1 है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी भारतीय समाज के धर्म और संस्कृति के क्षेत्र में तटस्थता और गैर हस्तक्षेप बनाए रखना चाहते थे। दूसरा ऑप्शन है इस नीति के पीछे का कारण आंशिक रूप से स्वदेशी लोगों द्वारा उनकी भूमिका के प्रतिकूल प्रतिक्रिया
और विरोध का डर था। तीसरा है मिशनरी, उदारवादी, ओरिएंटलिस्ट, यूटिलिटेरियन ने कंपनी को तटस्थता की स्थिति छोड़ने और शिक्षा के प्रचार की जिम्मेदारी लेने के लिए मजबूर किया। तो ये पाश्चात्यवाद के आपके विवाद के कारण थे। तीनों ही इसके राइट विकल्प होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। माध्यमिक शिक्षा पर हंटर आयोग की सिफारिश क्या थी? ऑप्शन नंबर 1 है माध्यमिक शिक्षा में सुधार के लिए सरकार को अनुदान सहायता मंजूर करनी चाहिए। दूसरा है माध्यमिक स्तर पर पाठ्यक्रम को ए कोर्स और बी कोर्स के रूप में विभाजित किया जाना चाहिए। यहाँ पे आपका है ए कोर्स, ये है आपका बी कोर्स के रूप में विभाजित किया जाना चाहिए। तीसरा है इसने शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी का समर्थन किया। तो आपके माध्यमिक शिक्षा पर हंटर आयोग की सिफारिशें तीनों ही राइट और सही विकल्प होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कोलकाता मदरसा की स्थापना किसने की थी? तो कोलकाता मदरसे की स्थापना आपकी वारेन हेस्टिंग ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी आपकी विलियम जोन्स 1784 के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। संस्कृत कॉलेज की स्थापना किस स्थान पर हुई थी? तो संस्कृत कॉलेज की स्थापना आपकी वाराणसी में की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। प्राच्यवादी कौन थे जो प्राच्य शिक्षा के मौजूदा संस्थानों की जारी रखने के पक्ष में थे? भारतीय शास्त्रीय परंपरा को बढ़ावा देना, ये दोनों ही आपके प्राच्यवादी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो दोनों ही विकल्प आपके राइट विकल्प होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संस्कृत कॉलेज किसके द्वारा और किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो संस्कृत कॉलेज आपका जोनाथन डंकन 1792 में स्थापित किया गया था, जो कि हमारा वाराणसी में था। हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में देखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? वर्धा शिक्षा योजना के पीछे मुख्य व्यक्ति कौन था? तो वर्धा योजना के पीछे मुख्य व्यक्ति थे हमारे महात्मा गांधी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। बुनियादी शिक्षा के गुण क्या हैं? तो बुनियादी शिक्षा बाल केंद्रित है। दूसरा ऑप्शन है स्वयं की गरिमा को पहचानता है। तीसरा है सह संबंध के सिद्धांत पर आधारित है। तो हमारे तीनों ही इसके राइट विकल्प हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। किस समिति ने अपव्यय और ठहराव की समस्या पर प्रकाश डाला? तो ये प्रकाश डाला आपका हर्टाज आयोग ने, जो कि हम लोगों ने पीछे भी ये क्वेश्चन देखकर आए हुए हैं। कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? तो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई थी आपकी सन 1800 में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारत में आधुनिक शिक्षा के वर्गीकरण में द्वितीय चरण किसके बीच में रहा है? तो द्वितीय चरण आपका रहा है 1813 से 1853 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। प्राच्यविद आंग्लवादी विवाद का उद्गम कब हुआ? तो ये होता है उद्गम हमारा चार्टर अधिनियम के तहत। दोनों के बीच में विवाद का उद्गम होता है चार्टर अधिनियम से। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारत में आधुनिक शिक्षा के वर्गीकरण में तीसरा चरण किसके बीच में है? तो तीसरा चरण हमारा है 1854 से 1900 तक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। एंग्लिस्टिक के बारे में कौन सा सही है? समूह में ज़्यादातर कंपनियों के युवा अधिकारी शामिल थे। ऑप्शन नंबर 1 दिया है आपका। दूसरा ऑप्शन है चार्टर अधिनियम में साहित्य और विद्वान मूल निवासी शब्द का अर्थ पश्चिमी साहित्य था। तो आपके दोनों ही विकल्प राइट विकल्प होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? पहला भारतीय शिक्षा आयोग कौन सा है? तो हंटर आयोग आपका पहला भारतीय शिक्षा आयोग है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारत में आधुनिक शिक्षा के वर्गीकरण में चौथा चरण किसके बीच में है? तो ये है आपका 1901 से 1920 के बीच में। आप घर पे हैं, लॉकडाउन का टाइम पीरियड चल रहा है और आपके पेपर भी आने वाले हैं। तो जितने भी आपके इची नोट्स या इम्पोर्टेंट बुक्स मार्केट में अवेलेबल होंगी, तो आप अपनी तैयारी को सुचारू रूप से कंटिन्यू रखिए, जारी रखिए। मार्केट में जितनी भी बुक आएंगी या नए कॉन्सेप्ट आएंगे या किसी भी प्रकार का नया क्वेश्चन आएगा, मैं आपको अध्ययनवादी के चैनल पे सबसे पहले डाल दूंगा। ठीक है, तो आप इस चैनल को ज़रूर ही सब्सक्राइब करके रखिएगा कि
जब भी कोई नया कंटेंट आता है मार्केट में या कुछ भी कहीं से भी कुछ भी आएगा, आपको इस चैनल पे सबसे पहले बीएड के लिए मिल जाएगा। ठीक है, आप बस घर पे अपनी तैयारी को जारी रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। आमतौर पर ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में शिक्षा प्रणाली के वास्तुकार के रूप में किसे माना जाता है? तो ये हैं आपके थॉमसन, वाशिंगटन, मैकाले। थॉमस, वाशिंगटन, मैकाले। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारत में आधुनिक शिक्षा के वर्गीकरण में 5वां चरण किसके बीच में है? तो 5वां चरण आपका 1921 से 1947 के बीच में है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 1835 में मैकाले ने सरकार को एक विस्तृत योजना सुझाव दिया जिसे लोकप्रिय रूप से जाना जाता है। तो वो कौन सा है? वो है मैकाले मिंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो प्रथम गवर्नर जनरल हमारे भारत के वारेन हेस्टिंग थे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। यह किसने कहा था वर्तमान में हमें रक्त और रंग में, भारतीय और नैतिकता और बुद्धि में, स्वाद राय में अंग्रेजी के व्यक्तियों का एक वर्ग बनाने के लिए अपना श्रेष्ठ प्रयास करना चाहिए? तो ये कहा था लॉर्ड मैकाले ने। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। मैकाले मिनट का तत्काल प्रभाव क्या था? तो ऑप्शन नंबर 1 है शिक्षा की अंग्रेजी प्रणाली की शुरुआत। ऑप्शन नंबर 2 है अंग्रेजी की आधिकारिक भाषा के रूप में घोषणा। ऑप्शन नंबर 3 है सरकारी नौकरियों के लिए अनिवार्य रूप से अंग्रेजी। तो ये आपके तीनों ही इसके राइट विकल्प होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट है हमारा भारत का पहला वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग भारत का पहला वायसराय था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हंटर आयोग किसके द्वारा नियुक्त किया गया था? तो ये लॉर्ड रिपन के द्वारा हंटर आयोग नियुक्त किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। मैकाले मिनट का दीर्घकालिक प्रभाव क्या था? ऑप्शन नंबर 1 है पश्चिमी साहित्य का परिचय। ऑप्शन नंबर 2 है भारत में अंग्रेजी का प्रभाव। ऑप्शन नंबर 3 है भारत में पश्चिमी सभ्यता और संस्कृति का प्रवेश। ऑप्शन नंबर 4 है उपरोक्त सभी। तो मैकाले मिंट का दीर्घकालिक प्रभाव, ये चारों ही विकल्प आपके राइट विकल्प होंगे। निम्नलिखित में से किस अधिनियम योजना आयोग ने मैट्रिक की बजाय इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद 12 वर्षीय स्कूल पाठ्यक्रम की सिफारिश की? तो ये आपकी सैडलर विश्वविद्यालय आयोग ने सिफारिश की थी। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत में किस गवर्नर अधिनियम चार्टर अधिनियम ने भारत के गवर्नर जनरल का पद सृजित किया था? तो ये किया था भारत सरकार अधिनियम 1858 ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ब्रिटिश भारत में स्वदेशी शिक्षा योजना विकसित करने के लिए पहले प्रयास की कौन सी योजना थी? तो पहले प्रयास की आपकी योजना वर्धा योजना थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। शिक्षा में डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन का अर्थ क्या है? तो ऑप्शन नंबर 1 है शिक्षा के नीचे से नीचे की ओर आना, लोगों के उच्च वर्ग से आम लोगों तक। तो यहाँ पे शिक्षा से क्या होगा? ऊपर से नीचे की ओर आना। तो आपके दोनों ही विकल्प राइट विकल्प होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारत में अंग्रेजों द्वारा पेश किया गया पहला संवैधानिक उपाय जो भारतीय संविधान के निर्माण तक काम करता रहा, तो ये है हमारा 1935 का अधिनियम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। गोखले विधेयक के बारे में कौन सा सच है? ऑप्शन नंबर 1 है प्राथमिक शिक्षा को उस क्षेत्र में मुफ्त और अनिवार्य किया जाना चाहिए जहां 35% लड़के शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर 2 है यह प्रावधान 6 से 10 वर्ष के आयु समूह पर लागू होना चाहिए। तीसरा है अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की लागत को प्रांतीय सरकार और स्थानीय निकायों द्वारा 2:1 के अनुपात में साझा किया जाना चाहिए। तो गोखले के विधेयक के अनुसार ये तीनों इसके राइट विकल्प हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। शाब्दिक रूप से निस्पंदन का क्या अर्थ है? तो निस्पंदन का अर्थ है ऊपर से नीचे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना सुनिश्चित की? तो ये की थी रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ने।
नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है, निम्नलिखित में से किसने महिला शिक्षा में सुधार के लिए महिला आर्य समाज की स्थापना की? तो महिला आर्य समाज की स्थापना पंडित रमाबाई ने की। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी किसके द्वारा पेश किया गया था? तो ये थ्योरी पेश की गई थी लॉर्ड मैकाले के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की नीति किसके द्वारा पेश की गई थी? तो ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की नीति जो थी वो हमारे लॉर्ड डलहौजी के द्वारा पेश की गई थी। अधोमुखी निस्पंदन सिद्धांत कहता है कि ऑप्शन नंबर 1 समाज के उच्च वर्गों के सदस्यों को शिक्षा देना, ऑप्शन नंबर 2 समाज के जमीनी स्तर के लोगों के लिए एक अवसर की सुविधा प्रदान करेगा, दूसरा है निम्न वर्ग के लोग हमेशा समाज में उच्च स्थिति के लोगों का अनुकरण और पालन करते हैं। तो ये तीनों ही विकल्प आपके राइट विकल्प हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, हर्टाज समिति ने माध्यमिक शिक्षा में क्या कमियां पाई थी? ऑप्शन नंबर 1 परीक्षा उन्मुख, दूसरा है आपका परीक्षाओं में असफल होने का प्रतिशत बहुत बड़ा था। तो ये दोनों ही कमियां पाई गई थी हर्टाग समिति में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, किस चार्टर अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी की चीन के साथ व्यापार पर एकाधिकार समाप्त हो गया? तो ये था 1813 में एकाधिकार समाप्त हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी के प्रभाव क्या थे? यहाँ पे थ्योरी है, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं थ्योरी, 1 सेकेंड। थ्योरी ऑप्शन नंबर 1 है, उच्च वर्ग के लोगों को अंग्रेजी पदों पर भर्ती किया गया था और उनमें से कुछ को उच्च प्रशासन में भी पेश किया गया था। दूसरा है, कहीं ना कहीं इनमें राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज जैसे विभिन्न संगठनों के माध्यम से भारत में पुनर्जागरण को बढ़ावा दिया गया था। तो ये दोनों ही विकल्प इसके राइट विकल्प हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, भारत सरकार पर प्राथमिक विद्यालय से विश्वविद्यालय परीक्षा का एक उचित रूप से स्पष्ट प्रणाली बनाने का कर्तव्य निभाया और शायद इसकी सबसे उल्लेखनीय विशेषता प्राथमिक शिक्षा पर जोर दिया गया था और इसीलिए निस्पंदन सिद्धांत इसके अधिक चरम रूपों का निषेध था। तो ये किसके द्वारा किया गया था? ये किया गया था सर फिलिप हर्टाग के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, वुड स्पैच को कब स्थापित किया गया था? तो वुड स्पैच आपका 1854 में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, वुड स्पैच की सिफारिशों को शामिल किया गया था। तो ऑप्शन नंबर 1 है शैक्षिक जिम्मेदारियों की स्वीकृति, दूसरा है लोक निर्देशन विभाग, तीसरा है अनुदान सहायता प्रणाली। तो ये तीनों ही आपके राइट विकल्प हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, बुनियादी शिक्षा के रूप में भी जाना जाता है, पहला नंबर है नई तालीम, दूसरा है बुनियादी तालीम। तो बुनियादी शिक्षा के रूप में ये दोनों ही जानी जाती हैं। तो आपके दोनों ही राइट विकल्प होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब पारित किया गया? तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आपका 1857 में पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। नेक्स्ट है हमारा 1882 के हंटर आयोग की अध्यक्षता किसने की थी? तो हंटर आयोग की अध्यक्षता सर विलियम हंटर ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, हंटर आयोग का गठन कब किया गया था? तो हंटर आयोग का गठन आपका 1882 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बेसिक शिक्षा योजना क्या थी? ऑप्शन नंबर 1 उत्पादक कार्य के माध्यम से सीखना, दूसरा है कार्य उन्मुख पाठ्यक्रम, तीसरा है आपका उपरोक्त दोनों, चौथा है आपका इनमें से कोई नहीं। तो बेसिक योजना आपकी ये दोनों ही इसके लिए राइट विकल्प होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हंटर आयोग की प्राथमिक शिक्षा पर क्या सिफारिशें थी? ऑप्शन नंबर 1 है प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा के माध्यम से दी जानी चाहिए, दूसरा है प्राथमिक शिक्षा का नियंत्रण जिला और नगर पालिका बोर्ड को सौंप दिया जाना चाहिए, तीसरा है इन विद्यालयों को प्रोत्साहित करने के लिए देसी विद्यालयों और उनके सुधारों के प्रयासों को प्रोत्साहित करना चाहिए। तो ये तीनों ही आपकी हंटर आयोग की प्राथमिक शिक्षा की सिफारिशें थी। ठीक है, तीनों ही आपके राइट विकल्प होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गोखले विधेयक का नाम किसके नाम पे पड़ा है? तो ये पड़ा है श्री गोपाल कृष्ण गोखले के नाम पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। 1905 में निम्नलिखित में से किस संस्था की स्थापना की गई थी या राष्ट्रीय शिक्षा की व्यापक योजना बनाई गई थी? तो ये बनाई गई थी, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट है, शिक्षा के लिए राष्ट्रीय परिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस विधेयक में निम्नलिखित प्रस्ताव रखा गया था? किस विधेयक में निम्नलिखित प्रस्ताव रखा गया था? तो हो सकता है कि आपको थोड़ा सा ना दिख रहा हो, थोड़ा सा कट रहा है, तो मैं पढ़ के फिर से एक बार आपको बता देता हूँ। किस विधेयक में निम्नलिखित प्रस्ताव रखा गया था? ये आपका ऊपर साइड पे लिखा है। तो आगे है, पूरे देश में प्रारंभिक शिक्षा को मुफ्त और अनिवार्य बनाने की दिशा में एक शुरुआत की जानी चाहिए और निश्चित प्रस्ताव तैयार करने के लिए अधिकारियों और गैर अधिकारियों का एक मिश्रित आयोग जल्द से जल्द नियुक्त किया जाना चाहिए। तो ये था आपका गोखले विधेयक 1910। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, हर्टाग समिति ने प्राथमिक शिक्षा में क्या दोष पाए? यहाँ सुमित नहीं है, यहाँ है आपका समिति। ऑप्शन नंबर 1 है, प्राथमिक शिक्षा में शहरी की तुलना में ग्रामीण शहरी की तुलना में शहरी की तुलना में ग्रामीण समस्या अधिक है। दूसरा है, कई दुर्गम और आर्थिक रूप से पिछड़े क्षेत्र थे। तीसरा है, बच्चों को कृषि में अपने माता पिता की मदद करनी पड़ती थी। तो तीनों ही आपकी हर्टाग समिति थे प्राथमिक शिक्षा में, तीनों ही एक तरीके के दोष पाए गए थे। नेक्स्ट देखते हमारा क्या है, किसने कहा, मुझे विश्वास है कि वर्तमान शिक्षा प्रणाली न केवल बेकार है बल्कि सकारात्मक रूप से हानिकारक भी है? तो ये कहा था हमारे गांधी जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है, प्राथमिक शिक्षा की स्थिति में सुधार के लिए हर्टन समिति द्वारा क्या सिफारिशें की गई थी? तो ऑप्शन नंबर 1 है, प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य बनाओ। दूसरा है, परीक्षाओं की विफलताओं में कमी बहुत बड़ी थी। तीसरा है, उपयुक्त दोनों। चौथा है, इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट विकल्प है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, माध्यमिक शिक्षा की स्थिति में सुधार के लिए हतोग समिति द्वारा कौन सी सिफारिशें की गई थी? ऑप्शन नंबर 1 था, एक अधिक विभिन्न पाठ्यक्रम का परिचय, एक से अधिक विभिन्न पाठ्यक्रम का परिचय, शिक्षकों के वेतन में वृद्धि। तीसरा है, शिक्षक के प्रशिक्षण सुविधाओं में सुधार। तो ये तीनों ही आपका सिफारिशें की गई थी, तीनों ही आपके राइट विकल्प होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, शिक्षा विभाग योजना के लोकप्रिय रूप से जाना जाता है। तो बुनियादी शिक्षा एक तरीके से शिक्षा विभाग की लोकप्रिय योजना के रूप में जाना जाता है, बुनियादी शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, गांधी जी ने शिक्षा पर अपने विचारों को लेखों की एक श्रृंखला के माध्यम से व्यक्त किया। तो ये एक तरीके की पत्रिका थी, गांधी जी द्वारा निकाली गई थी, जो कि आपकी हरिजन थी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, बुनियादी शिक्षा की योजना के बारे में कौन सा सच है? ऑप्शन नंबर 1, 7 से 14 वर्ष की आयु के बीच सभी लड़कों और लड़कियों के लिए मुफ्त सार्वभौमिक और अनिवार्य शिक्षा। दूसरा है, सभी शिक्षा शिल्प केंद्रित शिक्षा के आसपास होनी चाहिए। तीसरा है, चयनित शिल्प या बच्चों के शारीरिक और सामाजिक वातावरण से संबंधित सभी विषय। तो ये तीनों ही आपके राइट विकल्प हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, बुनियादी शिक्षा के दोष क्या हैं? तो ऑप्शन नंबर 1, शिल्प पर बहुत जोर। दूसरा है, इसे अक्सर निम्न प्रकार के शिक्षा माना जाता है। तीसरा है, यह समाज के आधुनिक वैज्ञानिक और तकनीकी विकास के प्रगति में सहायक नहीं है। तो ये तीनों ही आपके राइट विकल्प हैं, जो कि बुनियादी शिक्षा के दोष हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं, पाठचर्या में सामाजिक रूप से उपयोगी उत्पादक कारक का विचार किसके द्वारा दिया गया? ऑप्शन नंबर 1, महात्मा गांधी जी के द्वारा दिया गया। अगर आपको लग रहा है कि मैं बहुत ही स्पीड में आपके क्वेश्चन आंसर करा रहा हूँ, तो हो सकता है मैं इसलिए जल्दी करा रहा हूँ ताकि आपका जो 6 तारीख को पेपर आने वाला है, तो आपके सारे सिलेबस जो भी चारों पेपर हैं वो 1 बाय 1 करके मैं जल्दी से कंप्लीट करा दूँ। इसलिए हो सकता है कि मेरी थोड़ी सी स्पीड ज़्यादा हो। अगर आपको ज़्यादा लगती है तो आप हर नए क्वेश्चन पे वीडियो को पॉज कीजिए, अपने मन से एक राइट विकल्प मन में चुनिए और इसके बाद जब मैं राइट विकल्प बताऊंगा तो आप उससे मैच कराइए। ठीक है, और अपनी तैयारी को ऐसे ही कंटिन्यू करते रहिए। हम लोग देखते हैं आगे का नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्रिटिशों के यहाँ पे
टाइपिंग मिस्टेक है। ब्रिटिशों के निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए सार्वभौमिक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की शुरुआत की परिकल्पना करता है? तो यह है आपका ऑप्शन नंबर 1, शिक्षा का सर्जेंट योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने सिंडिकेट द्वारा संबद्धता और आवधिक निरीक्षण की कड़ी शर्तों को निर्धारित करके निजी कॉलेजों पर विद्यालय के नियंत्रण को बढ़ाया? तो ये बढ़ाया था हमारा भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से किस नीति दस्तावेज को भारत में पश्चिमी शिक्षा प्रणाली का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो ये चार्ल्स वुड डिस्पैच को पश्चिमी शिक्षा प्रणाली का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। विश्वविद्यालय शिक्षा प्रणाली में सुधार का सुझाव देने के लिए किस समिति को नियुक्त किया गया था? तो वो समिति थी आपकी सैडलर कमीशन को नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित गवर्नर जनरल में किसने भारत की अनुबंधित सिविल सेवा की रचना की, जिसके बाद में भारतीय सिविल सेवा के रूप में जाना जाने लगा? तो ये थे आपके कॉर्नवालिस। ठीक है, इन्होंने भारतीय सिविल सेवा की नींव रखी थी। ठीक है, भारतीय सिविल सेवा आयोग की। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये क्वेश्चन यहीं पे ही समाप्त होते हैं। ये आपके यूनिट 2 का पूरा कंप्लीट एक वीडियो है और सारे जितने भी 8-9 टॉपिक थे आपके यूनिट 2 में मैंने सारे आपके ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में कवर करा दिए हैं। तो आप इसको 1 से 2 बार ज़रूर रिवाइज कर लें एग्ज़ाम में जाने से पहले। और अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो इस वीडियो के थोड़ी देर बाद में मैं यहाँ पे अध्ययनवादी चैनल पे अपने टेलीग्राम पे डाल दूँगा। आप टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लें। आप लोगों में से क्या है कि PDF तो बहुत सारे लोग डाउनलोड करते हैं लेकिन चैनल को ज्वाइन नहीं करते हैं। तो हो सकता है कि अभी मेरे कहने पे आपको PDF मिल रही है और वो आप ज्वाइन कर पा रहे हैं, आप अभी वीडियो देख रहे हैं। कल के दिन हो सकता है और भी बहुत सारी मतलब PDF मैं वहाँ पे डालूँ जो आपके लिए उपयोगी हों, और आप अगर चैनल ज्वाइन नहीं किए होंगे तो हो सकता है आप उससे रह जाएं। तो आगे आने वाले दिनों में हम लोग सुपर टेट के लिए भी जम के तैयारी करेंगे और सुपर टेट में एक सीट अपनी ज़रूर पक्की करेंगे। ठीक है, और अगर आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो अध्ययनवादी के नाम से हमारा इंस्टाग्राम पे ID है, आप मुझे वहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। अगर आप ट्विटर पे फॉलो करना चाहते हैं तो हमारा अध्ययनवादी के नाम से ID है, वहाँ पे भी आप फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि मैं आपके लिए थोड़ा सा भी मेहनत कर रहा हूँ या थोड़े सा भी आपके लिए अच्छा बेहतर कंटेंट उपलब्ध करा पा रहा हूँ तो आप प्लीज़ मुझे मोटिवेट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें, क्योंकि हो सकता है कल मॉर्निंग में सबसे पहले 5 या 6 बजे आपको यूनिट 3 का पहला वीडियो मिल जाए। ठीक है, तो अगर आप बेल आइकन प्रेस किए रहेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन पहले ही पहुंच जाएगा और आप वीडियो जल्दी से देख के अपना यूनिट 3 कंप्लीट कर पाएंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, और अगर आप कोई सुझाव देना चाहते हैं या आप किसी पेपर का पहले वीडियो चाहते हैं जिसकी तैयारी आपकी अच्छे से नहीं हो पाई है तो आप मुझे कमेंट करके बता दें, मैं उसका वीडियो पहले लेके आ जाऊंगा। और अगर ये सेशन आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ जो भी B.Ed कर रहे हैं या BTC कर रहे हैं उनके साथ ज़रूर शेयर करें। नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट है कि ये जो 3 शब्द होते हैं लाइफ में, इनको ज़रूर फॉलो करना चाहिए। किसी भी एग्ज़ाम के लिए तैयारी के लिए अपनी लाइफ में डेडिकेशन रखना चाहिए उसके प्रति, और कंसिस्टेंसी बना के रखनी चाहिए। आप तत्परता से काम करें। आप B.Ed की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो अपना कंसिस्टेंसी के डेली आप वीडियो देखिए, डेली नोट्स बनाइए, डेली उनको रिवाइज कीजिए। और थोड़ा सा लाइफ में डिसिप्लिन भी ज़रूरी है, एक तरीके का लाइफ में संयम बना के रखें। ये हमारा चैनल का नेम है अध्ययनवादी, आप इसको सब्सक्राइब कर लें। और हम लोग मिलते हैं अपने अब नेक्स्ट वीडियो में, जो कि हमारा पेपर फर्स्ट का यूनिट नंबर 3 होगा। ठीक है, इसकी PDF अभी थोड़ी देर में आप लोग टेलीग्राम चैनल पे डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, और अपनी B.Ed की तैयारी बहुत अच्छे से बना के रखिए ताकि आप कम से कम 80% प्लस ही स्कोर करें, क्योंकि आप सभी को पता होगा कि प्राथमिक में जब भी वैकेंसी आती है तो वहाँ पे BTC और B.Ed में जब भी फाइट होती है मेरिट में एकेडमिक को लेके, तो जो
40% एकेडमिक का रहता है, उसमें बीटीसी वाले विद्यार्थियों का परसेंटेज इंटरनल मार्क्स के आधार पे हमेशा ही ज़्यादा रहता है। आपने देखा होगा बहुत सारे बीटीसी विद्यार्थियों का परसेंटेज 90% होता है, तो वो 40% मेरिट में हमेशा आगे रहते हैं। भले ही उनका सुपर टेट में जो 60% का वेटेज रखता है उसमें उनके मार्क्स कम हो, लेकिन मेरिट के आधार पे जो उनका गुणांक है 40% का, वो बहुत हाई रहता है। तो अगर आपको उनसे फाइट करनी है, कंपटीशन करना है, तो मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, ना ही मैं आपको उनके खिलाफ खड़ा कर रहा हूँ कि आप कंपटीशन करें। मतलब मैं एक बात बता रहा हूँ कि उनका थोड़ा सा गुणांक ज़्यादा रहता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका भी अच्छा गुणांक बने तो आप बीएड के एग्ज़ाम में अच्छे से मेहनत कीजिए। और आप सभी को पता है कि आपका पहले फर्स्ट ईयर का जो पेपर होना है उसका भी रिज़ल्ट, फर्स्ट ईयर का पेपर जो हुए नहीं हैं उनका रिज़ल्ट सेकंड वाले पे ही डिपेंड करेगा। तो सेकंड अगर आपका अच्छा परसेंटेज रहेगा तो आपका फर्स्ट ईयर का भी रिज़ल्ट अच्छा ही आएगा, ताकि आप अच्छा गुणांक लेके सुपर टेट में एक सीट ज़रूर पक्की कर लें। ठीक है, तो ये वीडियो यहीं तक था। आपने अपना कीमती समय दिया इतने व्यस्त होने के बावजूद, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।